हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। और आज है आपका हमारे क्विज़ सीरीज़ का सेकंड नंबर क्विज़। तो चलिए जानते हैं। देखिए, न्यूज़ में अभी ये है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप लोग 2 सेकंड के लिए सोचिए और इसे पॉज करके बनाइए। तो चलिए जानते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, यह इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जो आपका ये जो न्यूज़ में देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो रिसेंटली अनाउंस्ड किया है कि रशिया इज़ एनेक्सिंग 4 रीजन ऑफ द यूक्रेन। तो ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन है ये एक्चुअली यूक्रेन का रीजन है। द 4 रीजन बीइंग एनेक्स्ड आर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क इन ईस्टर्न यूक्रेन and Kherson and Zaporizhia in southern Ukraine. The separatist Donetsk and Luhansk region in eastern Ukraine have been backed by Moscow since declaring independence in 2014. So basically ये जो है ना आपका, जब यूक्रेन के क्रीमिया रीजन को रसिया ने एनेक्स किया था उसी टाइम से ये सिचुएशन चला रहा है। द सॉदर्न खारसून रीजन एंड द पार्ट ऑफ नेबरिंग जपोरिजिया। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तो न्यूज़ में ये जपोरिजिया जो है ना उस कारण से भी मतलब न्यूज़ में रहता है। कैप्चर्ड बाय रसिया सून आफ्टर पुतिन सेंड ट्रूप्स यूक्रेन इनटू फरवरी 2014। जो स्पेशल एक तरह से बोल सकते हैं एक्शंस ऑपरेशन चल रहा है रसिया का इन यूक्रेन, उसी के तहत इन सबको देखा गया। Togetherly, the Crimea that Russia annexed in 2014, Russia now claimed 20% of Ukrainian territory. So basically इन चारों रीजन को और 2014 में जो एनेक्स किया था आपको क्रीमिया, उसको मिला दे तो अब तक यूक्रेन के 20% रीजन को जो है ना रसिया अब क्लेम कर रहा है। ठीक है, और ये जो चारों रीजन है ना एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्रूशियल लैंड कॉरिडोर बिटवीन रसिया एंड द क्रीमियन पेनिनसुला एनेक्स्ड। सो बेसिकली पुतिन का जो प्लान है कि जो क्रीमिया को उन्होंने एनेक्स किया था 2014 में, उसको मेन लैंड रसिया से कनेक्ट करवाने के लिए जो है ना इन बिटवीन ये जो 4 रीजन है उसको भी वो एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ब्लैक कोकीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन फर्स्ट है कि इट इज़ अ रेयर ड्रग, इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेगुलर कोकीन एंड अदर chemicals of administrated quantity. Second question है, it neutralizes the smell of cocaine so that it can pass through checkpoints easily. ठीक है, तो आप लोग सोचिए 2 मिनट के लिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। चलिए चलते, देखिए इसका जो आंसर है ना दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है फर्स्ट वो भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। रीजन ढूंढने की कोशिश करते क्या कारण है। देखिए, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दैट इज एनसीबी रिसेंटली अरेस्टेड अ बोलिवियन वुमेन फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट फॉर एलिजिडली कैरिंग ब्लैक कोकीन। ब्लैक कोकीन इज अ रेयर ड्रग, इज अ मिक्सचर ऑफ रेगुलर कोकीन एंड अदर केमिकल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वांटिटी। इट इज़ बिड टू इंश्योर दैट स्नीफर डॉग्स जो होता है आपको पता होगा, पुलिस के पास जो है ना डॉग्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसको हम स्नाइफर डॉग्स बोलते हैं। यूज्ड एज एयरपोर्ट डू नॉट डिटेक्ट कोकीन, इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ड्रग पेडलर्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम। बेसिकली स्नाइपर डॉग जो है ना वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। इट न्यूट्रलाइजेज द स्मेल ऑफ कोकीन सो दैट इट कैन पास थ्रू चेक पॉइंट्स। सो बेसिकली स्मेल जो होता है ना कोकीन का, जिसको स्नाइपर डॉग जो है ना एक तरह से आज बोल सकते हो कि आज ऑथराइज्ड जो डॉग जिसको अच्छे से चेक कर पाता है उसके फॉर्म में जो वो डिटेक्शन है, उसको स्मेल को हटाने के बाद जो है ना डॉग उसको ठीक से जो है ना नहीं चेक कर पाया। ठीक है, ब्लैक कोकीन इज अ मिक्सचर ऑफ रेगुलर कोकीन बेस विद वेरियस सब्सटेंस टू कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है एक तरह से आप एक तरह से बचने की जो है ना, या हाई इंटेंसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, कैमोफ्लेज टिपिकल अपीयरेंस दैट इज चारकोल टू इंटरफियर विद कलर बेस्ड ड्रग टेस्ट जैसे कोबाल्ट सॉल्ट
form deep red complexes in solution to make the mixtures undetectable by drug sniffer dogs, ठीक है। आज एक्टिवेटेड कार्बन में सफिशिएंटली ऑब्जॉर्व ट्रेस ऑर्डर्स। जो प्योर कोकीन होता है उसको रिकवर्ड किया जाता है फ्रॉम द मिक्सर्स बाय एक्सट्रैक्शंस यूजिंग कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज मिथाइलिन क्लोराइड और एसीटोन। A second process is required to convert the cocaine base into powdered cocaine hydrochloride। तो ऑप्शन दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स दैट इज AFSPA एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी अप्लाइड ओनली आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। सेकेंड को इसमें ऑप्शन है, सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA empowers the governor of the state union territory to issue an official notification declaring the state or a region within a disturbed area, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में ऑप्शन अगर 1 सही है केवल तो ऑप्शन ए में होगा, अगर स्टेटमेंट 2 केवल सही है तो ऑप्शन 2 में होगा। ऑप्शन सी कंटेनिंग बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और जो है नीदर 1 नॉर 2 ये ऑप्शन डी में है। आप लोग पॉज करके इसको जो है ना इस स्टेटमेंट को पॉज कीजिए और आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। ओके चलिए हम लोग आगे चलते। देखिए अगर आप बात करोगे ना कि इसका आंसर, ठीक है, तो बेसिकली जो है इसके जो आंसर्स है ना वो एक तरह से जो है आप बोल सकते हो कि दोनों इसका जो है एक तरह से सही है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months द अप्लीकेशंस ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर दैट इज AFSPA इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड द AFSPA विल बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months इन 9 डिस्ट्रिक्ट दैट इज दीमापुर। ये यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिया गया है असम का। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन सर्टेन पार्ट ऑफ 5 other districts of 2 northern eastern states to facilitate armed force to continue anti-insurgency operations. It is a law which gives armed force the special power and immunity to maintain public order in disturbed area. It can be applied only after an area has been declared। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही होता है। An area can be considered to be disturbed due to the difference in disputes among different religion, racial, language, और जो भी आपसी मतभेद होती है कास्ट कम्युनिटी उसके आधार पे, तो उस कारण से भी यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ AFSPA empowers the governor of, तो यहाँ से स्टेटमेंट आपका दूसरा भी करेक्ट है, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर, इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर जो है ना जो आपका आर्म फोर्स है उसको स्पेशल पावर दिया गया है कि आप जो है ना आप फोर्स इंक्लूडिंग ओपन फायर एट इंडिविजुअल इफ इट वायलेट्स लॉ विच प्रोहिबिटेड द असेंबली ऑफ 5 or more persons और कैरिंग ऑफ अ वेपन। याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे मोर देन 5 और 5 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA will observe which of the following day as the National Pension System दिवस दैट इज NPS दिवस। अक्टूबर 1 ऑप्शन ए में है, अक्टूबर 22, अक्टूबर 14 और अक्टूबर 5। आप लोग पॉज करके इसको देखिए। देखिए इसका आंसर जो है ना वो अक्टूबर 1 है। देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA will observe 1st of October as the National Pension दिवस। It aims to promote pension and retirement planning among the citizens. PFRDA is organizing this campaign under Azadi Ka Amrit Mahotsav. The pension regulator aims to encourage every citizens, whether working professionals or self-employed professionals, to plan towards creating a pension corpus to ensure a financially sound future after retirement. NPS subscribers will enjoy the benefit of tax deduction on contributions, power of compounding and reap the benefit of regular income after retirement। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। विद रेफरेंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द G20 Sherpa considers the following statements।
The Sherpa engages in planning, negotiations and implementation tasks through the summit. There is only one Sherpa per summit for each member country. She is assisted by several Sherpa. Sorry. तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑप्शन 1 केवल अगर मान लीजिए सही है तो ए में होगा, ऑप्शन 2 जब सही होगा तो ऑप्शन बी में होगा, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। और तो आप लोग इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए और इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखिए इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेट्स एट 3rd G20 शेरपा मीटिंग इन इंडोनेशिया। आपको पता होगा कि जो 2022 का G20 समिट है दैट इज़ हैपनिंग इन इंडोनेशिया एंड जो 20 समिट होगा इन 2023 दैट वी होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, आई मीन इंडिया, ठीक है। तो जो शेरपा है यहाँ पे वो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द लीडर ऑफ अ मेंबर कंट्री। बेसिकली जो लीडर जो है ना एक तरह से मेन लीडर होते हैं ना उसके पर्सनल रिप्रेजेंट, जैसे हमारे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से बोल सकते हैं उन्होंने पीयूष गोयल जी को पहले जो है एज अ शेरपा नियुक्त किया था, ठीक है। तो एज अ इंटरनेशनल समिट मीटिंग सच एज द G8, G20, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट एटसेट्रा, द शेरपा इंगेजेज इन प्लानिंग, नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टास्क थ्रू द समिट्स। दे कोऑर्डिनेट द एजेंडा, seek consensus at highest political level and participate in a series of pre-summit consultation to help negotiate their leaders' positions. Sherpa are career diplomats or senior government officials appointed by the leader of their countries. The term is derived from the Nepalese Sherpa people who serves as a guide for mountaineer in the Himalaya. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शेरपा एक्चुअली कहाँ से ये वर्ड जनरेट किया गया, तो ये नेपाल से लिया गया है। और आपने बार बार सुना होगा कि जब कोई भी माउंटेनर क्लाइंबर जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए एक पर्सन्स गाइडर होते हैं जिसे हम शेरपा बोलते हैं, ठीक है। देयर इज ओनली वन शेरपा पर समिट फॉर ईच मेंबर कंट्री। ही और सी इज एडजस्टेड बाई सेवरल सॉ शेरपा। तो ये कुछ आज के टॉप 5 MCQs था क्विज़। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।